22 साल हो गए हैं उस मानव निर्मित त्रासदी को, जिसमें एक शहर को एक तारीख के साथ ही खत्म करने के लिए शहर की मौत मुकर्रर कर दी गई थी। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, लेकिन इनकी उम्मीदों के तिनके भ्रष्टाचार की आंधी में उड़ गए। पानी बिल्कुल करीब आ रहा है और जाने के लिए अब कोई जगह भी नहीं है। आखिर ये करें तो क्या करें? लेकिन हरसूद पर जब आफत आई तो लोग भगवान को ही भगवान भरोसे छोड़कर चले गए। अब आखिर भगवान जाए तो जाए कहाँ? लोग अकेले थे, पूरे देश और दुनिया का मीडिया वहां पड़ा हुआ था और एक डूबते हुए शहर को कवर करने आया था, लेकिन हम अकेले थे जो ना खंडवा में रुके थे ना इंदौर के किसी होटल में रुके थे। हम लोग हरसूद में ही रुके हुए थे, हम अकेले थे। आपकी जो बेस्ट सेलर किताब है 30 जून, हरसूद 30 जून के तौर पे किया, जिसके चलते वो त्रासदी जो है पूरी दुनिया के और बसाने के, उसे पर्यटन का केंद्र बनाने के जो भी दावे किए गए थे, वो आज हकीकत की जमीन पर आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए वो नया हरसूद जो है वो तरस रहा है। और जितनी कुर्बानी लोगों ने दी और उसके बाद वो बसा ही नहीं, वो उस तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाया। वहां पुनीत और प्रियंका की लव स्टोरी अपन ने कवर की थी, जो कॉलेज में जिनका प्रेम हुआ और इसके पहले की शादी होती, शहर उजड़ गया। उनकी शादी में मैं गया था बाद में। कल्लू सेठ नाम था ना उनका। कल्लू सेठ और हरक चंद, हाँ। उनके परिवार ने हमको वहां रहने की जगह दी, क्योंकि सारा बाजार बंद हो रहा था, विस्थापन की एक बड़े व्यापक हलचल से गुजर रहा था। सबसे पहले ढूंढते आपको और हमको ही थे, जैसे हम वहां के एक ऑथेंटिक वो थे कि हाँ साहब ये सबसे पहले इन्हीं के पास चले। और हम आप और हम मिलके हरसूद की डूब के ऊपर 100 से ज्यादा स्टोरीज हम कर चुके थे, मोर देन 100 स्टोरीज, जिसका सर्वे में आया ही नहीं था कि वो डूबने वाला है, लेकिन बैक वाटर वहां पहुंच चुका था और वो डूबने वाला था। पूरे गांव का कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई मुआवजा नहीं हुआ। मैं नाव से सफर करके वहां गया, वहां की स्टोरी लेके आया। जितने पत्रकार आते थे वो सब वापस लौट जाते थे, क्योंकि होटल था नहीं और हमें गोडाउन में रहते थे आप और हम। तो सब आश्चर्य करते थे कि आप यहां पर रहते हैं। पुलिस ने एक बड़ा फ्लैग मार्च निकाला, मैंने उसे कवर किया, उसे इसी तरीके से कवर किया कि ये क्या भय जताने की कोशिश है, ये क्या डराने की कोशिश है। मुझे हरसूद का 80 किलोमीटर का वहां से रास्ता, तो इस पूरे रास्ते में अपने आप में एक बड़ा प्रचार हो गया कि इस चैनल की कोई टीम है जो अब बांध के विस्थापन को पहली बार चैनल पर लाइव करने वाली है। तो 30 जून, जब सोचिए कि किसी शहर के लिए उसकी एक मियाद उम्र तय कर दी जाए कि आपकी जिंदगी जो है इस तारीख से एक शहर खत्म हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, मिट जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था मध्य प्रदेश के इतिहास में। 30 जून 2004 ये वो तारीख थी जब, और वो शहर था हरसूद और आसपास के लगभग 195 से ज्यादा गांव जो कि इंदिरा सागर बांध की जद में आए और उसके बाद में जो विस्थापित हुए, उन सब में हरसूद का किस्सा अलग था। इत्तेफाक था कि मैं भी उस वक्त हम एक बतौर रिपोर्टर गवाह थे, और साथ में वरिष्ठ पत्रकार और वर्तमान में माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी, हम दोनों एक ही संस्थान में थे और वहां पहुंचे थे। 30 जून उनकी बहुत जो चर्चित किताब है, जिस पर जो बेस्ट सेलर रही, उन्होंने जो लिखी, जो त्रासदी लिखी, तो आज 22 साल हो गए हैं उस मानव निर्मित त्रासदी को, जिसमें एक शहर को एक तारीख के साथ ही खत्म करने के लिए शहर की मौत मुकर्रर कर दी गई थी। 22 साल हो गए हैं। तो अब 22 साल पुरानी यादें हैं, 22 साल पुराने वादे हैं जो 22 साल पहले किए गए थे, वो आज किस हकीकत के धरातल पर है। तो जी करा कि एक बार फिर से विजय मनोहर तिवारी जी से इसी मसले पर गुफ्तगू की जाए, एक बार बात की जाए उन 22 साल पुरानी यादों। 22 साल पहले हम एक ही संस्थान की तरफ से पहुंचे थे। विजय मनोहर तिवारी जी भोपाल से हमारे साथ में है। विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस मसले पर, क्योंकि बहुत एक 22 साल पुरानी यादों का सिलसिला, ऐसा लगता है कि आप पूरी फ्लैशबैक में, पूरी फिल्म में चले जाते हैं। और बहुत यकीनन तब हमें एहसास नहीं था, लेकिन आज 22 साल बीतने के बाद एहसास होता है कि आपके करियर में बहुत ही चुनिंदा कुछ ऐसे असाइनमेंट होते हैं जो अमिट हो जाते हैं, आपके जहन में हो जाते हैं, वो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। और आपने तो उसका दस्तावेजीकरण आपकी जो बेस्ट सेलर किताब है 30 जून, हरसूद 30 जून के तौर पे किया, जिसके चलते वो त्रासदी जो है पूरी दुनिया के सामने। हम जहां तक पता, हम याद है कि हम दोनों लगभग एक दिन के अंतराल में पहुंचे थे, और तब तक दुनिया को ये पता नहीं था कि यहां पर वो क्या रहा है। बिल्कुल भुवनेश, 30 जून 2004 में जब मानसून
सिर पर था मध्य प्रदेश के इस पश्चिमी इलाके में। तब ये हरसूद नाम का जो एक शहर था, वो इंदिरा सागर बांध की जद में आने वाला आखिरी एक टाउन बचा था। उसके पहले 200 से ज्यादा छोटे छोटे गांव नर्मदा नदी के बैक वाटर में चले गए थे, विस्थापित हो चुके थे वो। संयोग से ये हुआ था, आपको याद होगा कि 2003 के अंतिम महीनों में, सितंबर 2003 में पहली बार जो रीजनल सैटेलाइट न्यूज चैनल थे वो आने शुरू हुए थे, और पहला चैनल आया था 2003 के सितंबर के महीने में वो लॉन्च हुआ था, और हम उसमें एक साथ ज्वाइन हुए थे लगभग कुछ महीनों के अंतर से। मैं नई दुनिया से उस सहारा समय नाम के चैनल में सिलेक्ट हुआ था, और आप कहीं और थे और वहां से सहारा समय में गए थे, और आपका सिलेक्शन दिल्ली में हुआ था। मैं इंदौर ब्यूरो में था। संयोग से मैं हरसूद के निकट सबसे था, तो प्रकाश हिंदुस्तानी जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने, उनकी टीम में मुझे शामिल होने का मौका मिला था। और जब हरसूद के डूबने की बारी आई, तो ये देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई बांध में डूबने वाले शहर को दिखाने के लिए लाइव टेक्नोलॉजी 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज चैनल के रूप में आ गई थी। और चूंकि हम रीजनल चैनल थे, इसलिए हमारे पास दिखाने के लिए ज्यादा स्पेस था, ज्यादा टाइम था। जो नेशनल चैनल थे उनके पास तो केवल 1-8 मिनट का कोई पैकेज दिन भर में चल जाए काफी है। हमारे पास स्पेस था, हमारे पास काफी समय था, इसलिए अपन 3 कैमरा यूनिट थी। इंदौर से मैं गया था, दिल्ली से आप आए थे, और खंडवा में प्रमोद सिन्हा हमारे संवाददाता थे। तो 3 कैमरा यूनिट, और आपको याद होगा एक ओबी वैन आप लेकर दिल्ली से आए थे, और उस समय वो चार्टर्ड बस की साइज की वो ओबी वैन जब चलती थी तो एक तमाशे की तरह लोग देखते थे कि ये कोई अब लाइव जी। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ कि इसके पहले मैं चूंकि दिल्ली में था, लेकिन रिपोर्टिंग का कीड़ा था भीतर, तो वहां से मैंने, इसके पहले मुझे उज्जैन भेजा गया था कुंभ कवर करने के लिए। अब वो कुंभ तो सिंहस्थ तो बड़ा इवेंट था, तो बहुत अच्छा इवेंट था, हैप्पी इवेंट था, बड़ा गैदरिंग था, तो वहां ओबी वैन स्वाभाविक तौर पर भेजी गई। अच्छा, तमाशा थी ओबी वैन उस वक्त। मैं जब, मुझे याद है कि कुंभ सिंहस्थ में लेकर पहुंचा था, तो भीड़ इतनी इकट्ठी हुई कि पुलिस के 2 जवान तो उसको देखने की, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाने पड़े। मुझे याद है कि वो इंदौर आकर जब हरसूद हम गए, तो हमारे आगे 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 पीछे वो ओबी वैन चल रही थी, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन। तो जब वो चली हो, तो पूरे रास्ते, मतलब खंडवा तक का लगभग 150 किलोमीटर का रास्ता, उसके बाद हरसूद का 80 किलोमीटर का वहां से रास्ता, तो इस पूरे रास्ते में अपने आप में एक बड़ा प्रचार हो गया कि इस चैनल की कोई टीम है जो अब बांध के विस्थापन को पहली बार चैनल पर लाइव करने वाली है। तो एक अवसर था, वो एक अवसर था, और हम अपना क्या सौभाग्य या क्या दुर्भाग्य कहें कि एक ऐसे मौके को हमें कवर करने का कई महीनों तक लगातार बारिश के दिनों में, जब तक हरसूद में, आपको याद होगा कि अपन ने एक जीनिंग फैक्ट्री का गोडाउन किराए पर लिया था, एक स्थानीय व्यापारी हैं, उन्होंने हमारी सहायता की थी, जहां हमको एसटीडी फोन, कल्लू सेठ नाम था ना उनका, कल्लू सेठ और हरक चंद, उनके परिवार ने हमको वहां रहने की जगह दी, क्योंकि सारा बाजार बंद हो रहा था, विस्थापन की एक बड़े व्यापक हलचल से गुजर रहा था। हरसूद अपने जीवन के आखिरी दिनों में था, और जब हम लोग वहां पहुंचे तो हमको 24 घंटे का बिजली चाहिए थी, हमको एसटीडी फोन चाहिए था, उस समय मोबाइल इतने सक्रिय नहीं थे, तो ये सारी सुविधाएं हमको वहां मिल गई। आपको याद होगा भुवनेश, हम लोग अकेले थे, पूरे देश और दुनिया का मीडिया वहां पड़ा हुआ था, और एक डूबते हुए शहर को कवर करने आया था, लेकिन हम अकेले थे जो ना खंडवा में रुके थे, ना इंदौर के किसी होटल में रुके थे, हम लोग हरसूद में ही रुके हुए थे, हम अकेले थे वहां। बिल्कुल। और अपनी, अच्छा, इसकी शुरुआत भी अपनी रिपोर्टिंग देखकर जो शुरुआत हुई, उसके बाद लोगों का आना सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद तो बीबीसी तक, मतलब इंटरनेशनल मीडिया तक आया, और सब ये आश्चर्य करते थे। अच्छा, आके सबसे पहले ढूंढते आपको और हमको ही थे, जैसे हम वहां के एक ऑथेंटिक वो थे कि हाँ साहब, सबसे पहले इन्हीं के पास चलिए। मुझे अच्छे से याद है कि आप और हम मिलके हरसूद की डूब के ऊपर 100 से ज्यादा स्टोरीज हम कर चुके थे, मोर देन 100 स्टोरीज, अलग अलग पहलू, हर तरह का पहलू था उसमें। डूबते गांव उजड़ते लोग नाम से एक हर बुलेटिन में 5 से 10 मिनट का एक पैकेज चलता था, और उसका एक सिग्नेचर ट्यून उसकी डिजाइन हुई थी,
और उसके मोन्टाज में कुछ वहां के हरसूद के अलग अलग क्षेत्रों के विस्थापन के फोटोग्राफ होते थे, और उसके बाद में उसमें 4-5 खबरें होती थी, और कभी कभी उसमें हम लाइव कनेक्ट होते थे। तो ये सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक चलता था। और एक समय शिखर प्राइम टाइम शो जो बाद में चैनलों पर बड़े मशहूर हुए हैं, उस समय अपने चैनल पर एक सहारा समय के रीजनल चैनल पर समय शिखर इस नाम से हमारे जो चैनल हेड, हाँ चैनल हेड हमारे जो मुकेश कुमार जी थे, वो वहां दिल्ली से बैठते थे, हमारे भोपाल ब्यूरो से कुछ लोग बैठते थे, लेकिन सबके आकर्षण का केंद्र ये था कि हरसूद से क्या दिखाया जा रहा है, भुवनेश क्या बता रहे हैं, या कभी मेरी बारी आती थी तो मैं क्या दिखाने बताने वाला हूं। तो दिन भर का एक रोज नामचा हम लोग वहां प्रस्तुत करते थे, बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था वो। और मुझे याद है कि रात को 11:30 बजे 11 बजे वो रिपीट टेलीकास्ट होता था। बिल्कुल। जब हम लोग जब हरसूद के ढाबे से खाना खा के लौटते थे, वहां से लौटते थे, तो वो रात में बाजारों में जो अंतिम चहल पहल और रौनक थी, रात को 11 बजे दुकानों के बाहर लोग टीवी सेट रख के और भीड़ लगी रहती थी देखने वालों की। ऐसा नजारा मैंने कभी बाद में तो देखा ही नहीं। अच्छा, वो बड़ा अद्भुत था। अच्छा, दूसरा, हम जब पहुंचे बदहवासी थी, मुझे आज भी याद है, मैंने मुकेश जी को फोन किया। उस वक्त ये था, ये तो आज भी नियम है कि साहब आप अगर स्टोरी फाइल कर रहे हैं तो आपको दोनों पक्ष लेना है। वहां तो एक ही पक्ष था। वहां बदहवास लोग थे जिन्हें उजड़ने की तारीख पता थी, मुआवजे की विसंगतियां थी। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने उस वक्त के चैनल हेड मुकेश जी को फोन करके कहा कि सर, यहाँ पे एक ही पक्ष है, वो पक्ष पीड़ा का है, वो विस्थापन के दर्द का है, और वो विसंगति का है। तो आपको बाइट अगर अरेंज करना है, काउंटर बाइट, सरकार का पक्ष, तो यह सरकार है ही नहीं। आप और हम जब पहुंचे थे तब वहां सरकार नाम की कौन सी व्यवस्था थी? बदहवासी थी। तो मुझे आज भी याद है, मैंने मुकेश जी से कहा कि ये सब बाइट आपको अरेंज करना है तो आप भोपाल से कर लीजिएगा, यहां से हम एक जो पक्ष है एक ही दिखा पाएंगे आपको। अगर आप इजाजत दें तो हमारी रिपोर्टिंग शुरू करें। उसमें आपको याद होगा जो आपने कहा कि जब एक आध हफ्ते हमको लाइव कवरेज दिखाते हुए हो गया, तो पूरे मध्य प्रदेश से एक डिसास्टर टूरिज्म शुरू हुआ। लोग डूबते हुए और उजड़ते हुए गांव को देखने के लिए पर्यटन की तरह वहां आए। और हम लोग चूंकि अकेले थे जो 24 घंटे वहां सक्रिय थे, तो लोग जाहिर तौर पे हम लोगों से अपनी लोकेशन पे मिलने आते थे कि ये लोग हैं जो ऐसा कवर कर रहे हैं। एक बात। दूसरा, हम लोगों ने एक ये भी तय किया था कि हम किसी भी स्थानीय नेता को यहाँ स्पेस नहीं देंगे। किसी भी नेता को, या कोई बाहर से आने वाला कोई नेता यहाँ आकर कोई बात कर रहा है, तो हम कहते थे कि आप भोपाल स्टूडियो में जाइए, आप दिल्ली जाइए, आपको वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम लोग यहाँ केवल हरसूद के लोगों की आवाज बनने के लिए आए हैं, ये कहीं नहीं जा सकते यहाँ से। तो यहाँ हमारी जरूरत इनको है। आप जाके भोपाल के स्टूडियो में बात कर सकते हैं, आप जाके दिल्ली में हमारे स्टूडियो में अपनी बात कह सकते हैं। यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये हमने पॉलिसी डिसीजन था कि हम बाहर से आने वाले किसी भी, कई नेता लोग आने लगे थे वहां, और घूम घाम के वो आलोचना सरकार की करने के लिए आते थे हमारे चैनल पर। और अपन लोगों ने ये गेट बंद करके रखा हुआ था कि आप हमसे बात करिए, लेकिन हम चैनल पे बात आपसे नहीं करेंगे। उसके लिए आप भोपाल जाइए या दिल्ली जाइए। आपको याद होगा एक बार अरुंधति राय का मैसेज आया था अपने पास, और वो मिलने के लिए आई थी। आपको याद है भुवनेश? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छे से याद है। उस वक्त शायद मैं किसी बहुत ही रूरल एरिया से वो नाव में सफर करके, एक ग्रामीण क्षेत्र, एक पूरा गांव ऐसा था जिसका सर्वे में आया ही नहीं था कि वो डूबने वाला है, लेकिन बैक वाटर वहां पहुंच चुका था और वो डूबने वाला था। पूरे गांव का कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई मुआवजा नहीं हुआ। मैं नाव से सफर करके वहां गया, वहां की स्टोरी लेके आया। दोपहर काफी हो गई थी, तो चूंकि हम जहां रहते थे वो कोई रहने का स्थान नहीं था। अच्छा, आपने जो रहने की बात की थी विजय भाई, जितने पत्रकार आते थे वो सब वापस लौट जाते थे, क्योंकि होटल था नहीं और हमें गोडाउन में रहते थे, आप और हम। तो सब आश्चर्य करते थे कि आप यहां पर रहते हैं, तो शाम को लौट जाते थे। मेरे एल्बम में उस गोदाम के कुछ फोटोग्राफ रखे हुए हैं, जिसमें आप कुछ लिख रहे हैं या मैं कुछ लिख रहा हूं, और वहां जमीन पर हमने कुछ टेंट हाउस से कुछ बिस्तर वगैरह मंगा के अपने कुछ दिन गुजारने का इंतजाम वहां किया हुआ था। और जिस दिन अरुंधति आई थी, उस दिन मैं हरसूद में था। उनके 2 कार्यकर्ता मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि दीदी आपसे मिलना चाहती हैं। और मैंने उनको भी ये जवाब दिया था कि दीदी यहाँ हमसे ना मिलें,
उनको जो भी बात कहनी है वो दिल्ली में हमारे स्टूडियो में संपर्क कर सकती हैं। हम यहाँ उनसे मिलने को बिल्कुल उत्सुक नहीं है। हम यहाँ केवल हरसूद के लोगों से बात करने के लिए, उनकी समस्या बताने के लिए, या सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो उसको भी जाहिर करने के लिए हम आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आपसे कोई इंटरव्यू या बाइट देना नहीं चाहती हैं, वो केवल आपसे मिलना चाहती हैं। और जब हमने कहा कि ठीक है तो आ जाइए शाम को, और वो आई थी, और उन्होंने जो फीडबैक दिया था वो हम सबके लिए चौंकाने वाला था। उस दिन इंदौर होकर वो जब हरसूद पहुंची थी खंडवा से, तो कुछ गांव में गई थी, और गांव के लोगों ने उनको ये कहा था कि हम लोग बेमौत यहाँ से विस्थापित हो गए थे, बिल्कुल बेनाम, और हमारी परेशानी का कभी किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। लेकिन ये जो 2 लोग आए हैं, 3 लोग जो यहाँ सहारा समय की यूनिट लेके आए हैं, इनके कवरेज हमारे लिए भगवान की तरह हुए हैं, भगवान की तरह आए हैं ये लोग। ये अरुंधति ने कहा कि हमको ऐसा फीडबैक आपके कवरेज का मिला है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा यहाँ क्या कर रहे हैं कि गांव के लोग ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं। और आपको याद हो तो मैं भी उस वक्त जब उसी गोडाउन में दोपहर का वक्त था, लेटा था, वहां से बहुत दूर से, जैसा मैंने कहा से आया था कवर करके, तो मैं देख रहा हूँ कि एक लड़की और 2 लोग जो है वो गोडाउन के अंदर आ रहे हैं। मैं एकदम से नींद से उठा, मैंने देखा तो फिर थोड़ा अंधेरा ही था वहां, तो इतना फिर लाइट वाइट ऑन करी, पता चला कि अरुंधति राय है। और अरुंधति उन्होंने वो मिली, और उसके बाद आपको याद होगा कि शायद उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखा था जिसमें हमारे इस कवरेज का जिक्र किया था कि मीडिया अपना एक ऐसा भी रोल अदा कर सकता है। एक आउटलुक में भी उनका आर्टिकल आया था, और उसने उन्होंने हमारे नाम तो खैर वो नहीं जानती थी, लेकिन इस कवरेज को लेकर हरसूद और आसपास के गांव के लोगों ने जो एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी कि हमने किस तरह से जनहित में एक हरसूद के लोगों की पीड़ा को उजागर किया। और उसके कारण आपको याद होगा कि आदरणीय उमा भारती कुल 6-7 महीनों की मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश में। तब जून जुलाई में, दिसंबर में उनकी शपथ हुई थी, 2/3 बहुमत की शपथ। जून जुलाई में 6-7 महीने उनको हुए थे, और इस कवरेज से वो बड़ी संवेदनशील, हम जानते हैं कि वो एक आध्यात्मिक विभूति हैं, और उस कवरेज के कारण उन्होंने 3 कैबिनेट मंत्रियों को, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय, अनूप मिश्रा और विजय शाह, जो नए मंत्री बने थे, विजय शाह और हरसूद के विजय शाह मंत्री नहीं, विजय शाह मंत्री बने नहीं थे उस वक्त शायद। तो उन्होंने 3 कैबिनेट मंत्रियों को और 5 प्रमुख सचिवों को हरसूद में ही कहा था कि डेरा वहां डालिए जाके। और वाकई उन्होंने फिर अगले 1 हफ्ते में चीजें बिल्कुल बदली थी, और जो एक तरफा ढंग से जो विस्थापन की प्रक्रिया चल रही थी, इतने सीनियर लीडर जब वहां आए और मुख्यमंत्री ने खुद मॉनिटर किया, तो चीजें धीरे धीरे ठीक हुई थी। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि इसके बाद खुद उमा भारती ने इस बात को माना भी था। ऑफ द रिकॉर्ड हमारे भोपाल के उस वक्त एसपी त्रिपाठी ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, आपको याद होगा, उनके सामने उन्होंने माना भी था कि केवल अपना कवरेज था। जब हमने बात रखी विसंगतियों की, मुआवजे की, तो फ्लैट रेट से 25% मुआवजा जो है वो सभी का बढ़ाया गया था खाली करने के पहले। और जिस जल्दबाजी में, जिस अफरा तफरी में उनको डिस्प्लेस कर रहे थे प्रशासन के लोग, और उनका डर भी स्वाभाविक था कि मानसून सिर पे था, और अगर कोई अनहोनी घटना होती तो वो उसको कौन जवाबदेह होता। तो वो कुल मिलाकर एक बड़ी जल्दबाजी में, बड़ी अफरा तफरी में ये जो विस्थापन की प्रक्रिया छनेरा नाम की एक उजाड़ मैदान पर उनको पुनर्वास करने के लिए दी गई थी, तो वो एक बड़ी दुखद स्थिति थी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हरसूद का विस्थापन, 25,000 आबादी के 1,000 साल पुराने कस्बे का विस्थापन, एक ऐसा अवसर था शासन के लिए कि पूरी दुनिया में विकास के नाम पर होने वाले विस्थापनों का एक आदर्श पुनर्वास हो सकता था। और इस अवसर को हमारे जो सरकारी तंत्र के जो निचले स्तर के क्रियान्वयन जो इम्प्लीमेंट करती हैं पूरे सरकारी तंत्र की जो अधिकारी हैं, केवल उनके कारण से ये एक अवसर जो है वो मध्य प्रदेश के हाथों से चला गया। वरना ये एक आदर्श मॉडल बन सकता था, ये बिल्कुल बन सकता था। लेकिन जो स्थिति हुई उस वक्त में, और उसके बाद निचले स्तर का भ्रष्टाचार जिस तरह से हावी था, वो मुआवजे की विसंगतियां हो या तमाम स्थिति हो, आपको याद होगा कि उसके बाद जब हमने कवरेज शुरू किया और हमने सच्चाई दिखानी शुरू करी, हमने सरकारी दावों की जो थी बुनियाद हिला के रख दी, जो सरकारी दावों की थी, उसके बाद सरकार ने एक बड़े अखबार के साथ मिलकर एक परिशिष्ट निकाला जिससे कि एक पॉजिटिव इमेज आ जाए। मुझे आज भी याद है उस वक्त के जनसंपर्क अधिकारी सुरेश तिवारी जी, अब तो वो मीडिया वाला करके एक संस्थान चलाते हैं, अच्छे मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, मेरे भी मित्र हैं। तो वो आके मुझसे, अच्छा इसके पहले चूंकि मैं सिंहस्थ में रिपोर्टिंग कर चुका था, वो पूरा सिंहस्थ हैंडल कर चुका था,
अब सिंहस्थ एक उत्सव का आयोजन था, तो वो जब आए मुझसे और हम जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये मैं बताना भी चाहूंगा कि खबर खबर होती है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है। अगर आप उत्सव है, सिंहस्थ है, तो वहां की वो खबर है। और जहां हम पहुंचे थे वहां विसंगतियां थी, त्रासदी थी, विस्थापन था, दर्द था, पीड़ा थी। तो उसके चलते मुझसे कहते कि यार आप यहाँ पे आके नेगेटिव क्यों हो गए? मैंने कहा सर ये नेगेटिव नहीं, वहां पे जो खबर थी वो खबर दिखाई कि बढ़िया शाही स्नान चल रहा है, यहाँ पे सनातन की व्यवस्था है, और यहाँ पर जो आपकी अव्यवस्था है वो बता रहे हैं। आपको याद होगा कि एक परिशिष्ट निकाला था जिसमें अगले 20 साल का विजन बताया गया था। उसमें यह तक बताया गया था उस काल्पनिक परिशिष्ट में कि हरसूद जो है उसके बाद इतना क्या हांगकांग हो जाएगा, हरसूद जो है वो थाईलैंड जैसा हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। और वहां पर बताया जा रहा है कि शाहरुख खान के बेटे की पहली फिल्म की शूटिंग हरसूद में होने वाली है, नए हरसूद में होने वाली है। आज जब आप और हम बात कर रहे हैं 2004 के वो परिशिष्ट से याद कीजिए, और आज 22 साल बाद वहां के लोगों से आपकी भी बात होती है, मेरी भी बात होती है। आज ही मेरी बात हो रही थी, आपको हो रही थी सदाकत से, आपको याद होगा उस वक्त दैनिक भास्कर का फोटोग्राफर हुआ करता था सदाकत। तो आज भी बात हो रही थी। आज उसी नए हरसूद की जब बात हुई तो उसे जिस स्तर पर बसाने के, उसे पर्यटन का केंद्र बनाने के जो भी दावे किए गए थे, वो आज हकीकत की जमीन पर आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए वो नया हरसूद जो है वो तरस रहा है। और जितनी कुर्बानी लोगों ने दी और उसके बाद वो बसा ही नहीं, वो उस तरीके से डेवलप ही नहीं हो पाया। वो जो 1000 साल का हरसूद था वो हो ही नहीं पाया आज तक। लेकिन एक बात है, 900 से अधिक वर्ग किलोमीटर का मीठे पानी का एक जलाशय इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में बना। 1000 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट था। 22 साल बाद अब पूरी तरह से संदर्भ बदल गए हैं। उस समय जो एक खबरें थी या जो एक हॉट पॉइंट था वहां पर, वो विस्थापन के कारण था जो अमानवीय ढंग से किया गया। बेशक उसमें मुआवजे बहुत मनमाने ढंग से बहुत कम आके गए। लोगों की जो सिंचित और जमीनें थी, मार्केट की जो दुकानें थी, जो उनकी और दूसरी जमीनें या कुएं थे या बाग बगीचे थे, उनका बहुत मनमाने ढंग से बहुत मुआवजा अन्यायपूर्ण था। कई जगह हम गए और वो देखा हमने। बिल्कुल। तो उस समय एक मीडिया की ड्यूटी के नाते जनता के साथ हो रहे अन्याय को उजागर करना हमारा धर्म था, और वो धर्म हमने वहां रहकर बहुत अच्छे से जो भी हम अपनी सामर्थ्य, अपनी समझ और अपनी स्वतंत्रता के दायरे में रह के कर सकते थे, वो हमने किया। अब जब आप 22 साल के बाद उन चीजों को फ्लैशबैक में देखेंगे और आज के छनेरा को देखेंगे और 900 वर्ग किलोमीटर के इस जलाशय के आसपास जो 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 विकास हुआ है, जो विस्तृत हुआ है, और उसके कारण जो नहरों का जाल मालवा और निमाड़ में चला इस बांध के कारण, और 1000 मेगावाट बिजली ने एक ऐसे राज्य को एक पावर सप्लाई दी जो एक नई सरकार को केवल पानी, सड़क और बिजली के नाम से चुनकर लाया था। आपको याद है? बिल्कुल। मांझी के आने के पहले जो मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति के 3 बड़े इशू थे, सड़क, पानी और बिजली। बिजली 12-12, 14-14 घंटे नहीं थी। सड़कों की हालत हमें पता है। बड़ा विषय था। छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद हमारे लिए बिजली का बड़ा विषय था। अब 22 साल बाद हमको एनएचडीसी से ये आंकड़े निकालना चाहिए। मैं इस पे काम अभी कर रहा हूं कि जो बिजली यहां बनी उसने मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में क्या कंट्रीब्यूशन किया, और इंदिरा सागर बांध से जो नहरों का जाल मालवा और निमाड़ में बिछा, उससे वहां की रूरल इकोनॉमी में, सामाजिक आर्थिक बदलावों में क्या रोल प्ले किया, क्या भूमिका अदा की उस बड़े बांध ने। तो आज जब आप 22 साल बाद देखेंगे, उसी विषय में वापस जाएंगे, उसको आप रिविजिट करेंगे, तो आपको एक अलग तस्वीर दिखाई देगी। निसंदेह कई परिवार हमेशा के लिए नष्ट हो गए। उनके जो हरसूद में कारोबार थे, जो भी उनकी आर्थिक हैसियत थी, वो हैसियत उन्होंने इन 22 सालों में कभी पा नहीं सके। वो आज संघर्षरत हैं, छनेरा में संघर्षरत हैं, वो हरदा में संघर्षरत हैं, वो हरसूद में या अपने खंडवा तक आए होंगे, खंडवा तक शिफ्ट हुए। लेकिन जो उद्यमशील लोग थे, जिन्होंने इस बदलाव को पहले से समझा और जिन्होंने नई जगहों पर अपने नए ढंग से काम शुरू किए, तो आपको इसके उलट सक्सेस स्टोरी भी कई मिल जाएंगी। तो बदले हुए संदर्भों में बिल्कुल समय के इस अंतराल में जाएंगे आप, तो आपको एक अलग तरह की तस्वीर दिखाई पड़ने वाली। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे जहां तक मैंने, आप और हम दोनों मौजूद थे वहां पर, विस्थापन को लेकर या बांध के विरोध को लेकर जनता के भीतर ऐसा कुछ नहीं था, वरना
मुझे एक बार मैं एक पुलिस ऑफिसर के, एक आईपीएस ऑफिसर का इंटरव्यू कर रहा था। उस वक्त मौजूद थे वो आईपीएस ऑफिसर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार यहाँ के पूरे निमाड़ के जो लोग हैं ये बहुत सीधे हैं, और ये किसी भी तौर तरीके से इन्होंने आप जरा कल्पना कीजिए कि 195 से ज्यादा गांव और एक हरसूद जैसा कस्बा, और कहीं पर कोई ऐसा बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं कि जिसमें पुलिस को लाठी भी चलानी पड़ी हो। कहीं से भी इस पूरे विकास के रास्ते में निमाड़ के लोग नहीं आए थे। वो तो केवल अपना विस्थापन उचित तरीके से चाहते थे। मुआवजे की विसंगति, मुआवजे की विसंगत जी मुआवजे की विसंगतियां जो थी उसको लेकर उनका जो विरोध था, यह अंतर्मन और पीड़ा थी। आप मुझे एक बात बताइए, जो पीड़ा थी वो हमने बयान की, लेकिन वहां कोई बड़ा प्रदर्शन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसको लेके कहीं गोली चलानी पड़ी हो, पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी हो। वरना आप कल्पना कीजिए, वो जो ऑफिसर थे वो मुझे कह रहे थे कि यही अगर इतना बड़ा विस्थापन देश के किसी दूसरे हिस्से में, खासकर जो पॉलिटिकली वोलेटाइल है या जागरूक है, या वो एग्जाम्पल मुझे दे रहे थे कि आप बिहार में आप इतना विस्थापन करके दिखा दीजिए, बोले प्रशासन को पैरामिलिट्री या मिलिट्री लगानी पड़ जाएगी। ये स्थिति थी। जो ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई कि यहाँ बांध के विरोध में, विकास के विरोध में, या उस तरह से हम सरकार की योजनाओं के खिलाफ हम कवर कर रहे हैं, या वहां के लोगों की एक अनावश्यक आवाज उठा रहे हैं, आपने सही कहा। हरसूद का एक भी नागरिक आज 22 साल बाद याद करके मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और आप भी उस पूरी घटना के सहभागी रहे हैं। हरसूद का एक भी नागरिक, हरसूद के आसपास के जो आखिर में डूबे हुए गांव, डूबने वाले गांव थे, उनका एक भी नागरिक ना तो बांध के खिलाफ था, ना बिजली के खिलाफ था, ना विकास के खिलाफ था, और वो तो बिजली की कमी का भुक्तभोगी था वहां। तो बांध का कोई विरोध नहीं था। उनकी जो परेशानी थी वो बिल्कुल दूसरी थी, और वो अमानवीय विस्थापन की थी, वो मनमाने मुआवजे की थी। उनकी शिकायतें सरकार के पूरे निचले अमले की थी, जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे काम करता है। उनको किसी से कोई शिकायत नहीं थी, और इसीलिए पूरे हरसूद में जब तक हम रहे, हम 1.5-2 महीने लगातार रहे, आखिरी फोन कनेक्शन और आखिरी बिजली के कनेक्शन तक हम लोग वहां लाइव करते रहे थे। जुलाई और अगस्त के एंड में हम लोग, मुझे आज भी याद है कि बिजली काट दी गई थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती थी कि जल्दी से जल्दी खाली करना है। फिर उन्होंने एक स्कीम निकाली कि जो पहले मकान तोड़ेगा उसे 25,000 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, तो उसमें भी काफी कुछ हुआ। इतनी बड़ी पुलिस प्रशासन की चुनौती में उस दौर को भी अगर हम थोड़ा याद करें विजय भाई, उस वक्त उनके सामने जितनी चुनौती सरकार, जो चुनौती जनता थी, उतनी ही बड़ी चुनौती आप और हम भी थे, क्योंकि हम वहीं पर टिके थे और वहीं से लाइव करते थे। मुझे आज भी याद है, बिजली काट दी गई थी तो लोगों ने जनरेटर, ठेले के ऊपर जनरेटर लगा के, वो टीवी लगा के अपना वो जो शो जो था हरसूद का, वो देखते थे। आपको याद होगा जी, आपको याद होगा, हम करीब 15 लोगों की टीम हमारी थी, 3 कैमरा यूनिट थी, और केहर सिंह नाम के एक ओबी वैन के इंजीनियर हमारे साथ में, क्या नाम था उनका, उत्तराखंड के थे, उत्तराखंड के। तो आपको याद होगा, जब होटल और रेस्टोरेंट वहां बंद हुए तो हरसूद के लोग शाम को हमारा भोजन कहाँ होगा इसकी चिंता करते थे कि आके खाना कहाँ खाएंगे आप लोग। और हम कई घरों में भोजन करने के लिए गए, हमने वहां की आखिरी शादियां अटेंड की, हमने आखिरी शादी अटेंड की, आखिरी शादी अटेंड की। वहां की कितनी स्टोरीज थी। अच्छा, वहां की मुझे आज भी याद है, जो मैंने एक स्टोरी की थी, एक 74 लोगों का एक ज्वाइंट फैमिली का बड़ा परिवार था, अग्रवाल परिवार था वो, अग्रवाल परिवार बिल्कुल। और वो जब मैं करने पहुंचा तो सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनको आज तक कोई भी चीज, 74 लोगों के ज्वाइंट फैमिली को आज तक जिनकी रसोई एक साथ बनती हो, उनको कितने सारे संबंधों के विवाद का कोई थपेड़ा उसको अलग नहीं कर पाया। लेकिन अब चूंकि वो 74 लोग अलग हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कुछ नहीं कि हम सब एक जगह नहीं जा पाएंगे, वैसी मार्मिक, क्योंकि मार्मिक स्टोरी थी। हमने आखिरी ट्रेन भी कवर की थी जो हरसूद स्टेशन पे पहुंची थी, याद होगा आपको। अनिल माहेश्वरी के जुड़वा बच्चे जो 23 या 24 जून को जन्मे थे, हमने उनको संसार का सबसे कम आयु का विस्थापित बताया था कि ये संसार के सबसे कम आयु के विस्थापित हैं, जो अपने जन्म स्थान से अगले 7 दिन में विस्थापित होने वाले हैं। और वो आज अच्छे 22 साल के हो गए हैं वो। मैं उनको बीच में मिलकर आया हूं। अनिल माहेश्वरी का लगातार मेरे से संपर्क बना हुआ है, आज ही उनका मैसेज आया था। आपको याद होगा, वहां पुनीत और प्रियंका की लव स्टोरी अपन ने कवर की थी
जो बिल्कुल। कॉलेज में जिनका प्रेम हुआ और इसके पहले की शादी होती, शहर उजड़ गया। तो शहर उजड़ गया। उनकी शादी में मैं गया था बाद में। क्या बात। हरकचंद के बेटे हम्म। पुनीत सांध। हम्म। बिल्कुल। और उस वक्त का जो वो था, मैं कहना चाह रहा था कि आप जरा कल्पना कीजिए, हम चुनौती थे, हम एक भी खबर शासन के पक्ष की नहीं, पक्ष से पक्ष विपक्ष का नहीं था, हम जो दिखा रहे थे वो जो दिखा रहे थे वो दिखा रहे थे। हम ये भी बता रहे थे कि पुलिस की जब वहां पे जो एक आपको याद होगा कि एकदम से पुलिस की बड़ी घुड़सवार सेना के साथ में पुलिस ने एक बड़ा फ्लैग मार्च निकाला, मैंने उसे कवर किया, उसे इसी तरीके से कवर किया कि ये क्या भय जताने की कोशिश है, ये क्या डराने की कोशिश है। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त में एसपी मिस्टर सागर हुआ करते थे खंडवा जिले के, और मेरी फोन पे उनसे 1 घंटे बाद बात हुई। उस खबर को देखा, उन्होंने इतनी सी भी शिकायत नहीं की थी। जिस अंदाज में हम कर रहे थे वो स्वयं चुनौती था प्रशासन के लिए। मुझे लगता है वर्तमान दौर होता तो वर्तमान में सबसे पहले शायद कोई मीडिया संस्थान या इस तरह से करता तो सबसे पहले उस पर लगाम लगा के पहले तो 2 लठ मार के उसको अंदर कर देते, बाकी जनता का तो बाद में देखते। मतलब तब उस वक्त में शासन प्रशासन दोनों में सहिष्णुता कितनी थी। आज आप और हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमने उस वक्त में इतनी बेबाकी के साथ, इतनी निर्भीकता के साथ, और लगातार, कोई ऐसा नहीं कि एक स्टोरी करके आ गए थे वहां से, हमने 2 महीने वहां टिक कर एक अभियान के तौर पे काम किया, लेकिन हमें किसी भी शासन प्रशासन की तरफ से कोई कटुता नहीं रही, जरा सी भी नहीं। हरसूद 30 जून के नाम से जब अपन वहां से लौटे तो मैंने अपने जो न्यूज पैकेज की कॉपी, एक सिंगल पेज की स्क्रिप्ट जाती थी फैक्स पर, वो सारी मैंने फाइल कर रखी थी। और लौटने के बाद मैंने अगले 3-4 महीने प्रकाश हिंदुस्तानी जी से अनुमति लेकर मैंने एक डायरी लिखना शुरू की थी, और नवंबर तक मैंने वो डायरी लिखी, और बीच में हम कवरेज के लिए भी जाते रहे। वो किताब जब राजकमल प्रकाशन से हरसूद 30 जून के नाम से छपकर आई, उसके पहले जब वो कॉपी वहां गई तो मैंने उसकी कॉपी एक अरुंधति रॉय की टीम को भी भेजी थी। नर्मदा जयंती फरवरी के महीने का मुझे वो दिन याद है, मैं ओंकारेश्वर में था और मुझे इंदौर ऑफिस से ये फोन आया कि अरुंधति का 2 पेज का एक फैक्स आपके लिए आया है दिल्ली से, उन्होंने आपकी किताब पर एक टिप्पणी लिखकर भेजी है। मैंने वो राजकमल प्रकाशन को भेजी, वो एक भूमिका के रूप में हरसूद 30 जून में छपकर आई अरुंधति की। अरुंधति से मेरी उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई बात नहीं हुई, हमारा कोई संपर्क, स्वाभाविक रूप से एक मुद्दा था, वो मिली थी, आई थी, और उन्होंने हमारे कवरेज को देखा था और एक टिप्पणी लिख के भेजी थी। लेकिन जब वो किताब छपकर आई मार्च अप्रैल में, रविंद्र शाह जो सहारा समय का ही एक हिस्सा थे, इंदौर के ही बहुत जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट थे, आज हमारे बीच में नहीं है वो मेरे लिए उस किताब की कुछ कॉपियां पहली छपी हुई लेकर आए थे होली पर, 2005 की होली पर। और 30 जून 2005 को हरसूद के लोगों ने अपने शहर की पहली बरसी मनाने के लिए 1 साल बाद उन खंडहरों पे वापस इकट्ठे हुए। उस इवेंट को, उस दुर्भाग्यशाली एक घटनाक्रम को कवर करने के लिए भी आपने मुझे ही भेजा था, इंदौर में था तब मैं। बिल्कुल। और तब तक वो किताब आ चुकी थी। तो हरसूद के खंडहरों पर हरसूद 30 जून नाम की वो अपनी लिखी हुई पुस्तक और हरसूद के तमाम दस्तावेज, लोगों के घरों की कुछ रजिस्ट्रियां, कुछ कॉपियां, कुछ परिचय पत्र, कुछ घरों के वो जो नगर पालिका लगाती है उनकी नेम प्लेट वगैरह, नंबर्स, वो सारे एक डॉक्यूमेंट, एक पॉलीपैक, एक फाइबर के बॉक्स में बंद करके, आपको याद होगा, वो जमीन में दफनाया था। और मुझे याद अच्छे से। उसमें हमारे बड़े प्रख्यात फिल्म गीतकार विठल भाई पटेल, निर्मला भुराड़िया, रामशरण जोशी, राहुल देव और राजकमल प्रकाशन की एक बड़ी टीम और तमाम इंदौर के राजीव सोढ़ी, ललित अग्रवाल जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, ये तमाम 3000 लोग इकट्ठे हुए थे। 30 जून 2005 को मेरी किताब को हरसूद में दफनाया जा रहा था और उसको कवर करने के लिए भी चैनल ने मुझे भेजा। और मुझे याद है, शायद रोहित सरदाना उस समय एंकर थे अपने यहाँ, रोहित सरदाना और एक अनंत भट्ट, ये एंकर हुआ करते थे। तो इन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि आपकी हरसूद को आप 1 साल से कवर कर रहे हैं, आपकी लिखी हुई किताब को हरसूद के खंडहरों पे जल समाधि की तरह उनको दफनाया जा रहा है, इतिहास के दस्तावेज की तरह, तो आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और ये प्रसंग मेरे जीवन में आना ही नहीं था।
और ऐसा कवरेज किसी पत्रकार के जीवन में कभी ना आए, ऐसा मैंने उनको उनको कहा था। लेकिन नहीं अब वो बस मैं हाँ, क्योंकि आप लगातार उसी माहौल में रहते हुए 2 महीने से मुझे भी मतलब मैं भी कहीं ना कहीं एक अवसाद की स्थिति में था। मतलब मैं हसूद से के कवरेज से निकलने के बाद मुझे भी उस माहौल से निकलने में समय लगा, क्योंकि 2 महीने से आप जहां पर हैं वहां पर चारों तरफ हर चीज टूट रही है, हर चीज बिखर रही है, हर चीज को बिछड़ना है, इतने सारे मुझे अवसादों के बीच में। मुझे डॉक्टर मेठवानी का किस्सा आपकी इस बात से याद आया। एक एक डॉक्टर थे वहां पर, और वो मूलतः पाकिस्तान के थे, और उनका दूसरा विस्थापन था, वो 47 के 1947 विस्थापित थे। 1947 में जब भारत का विनाशकारी विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान के डाडू सिंध डिस्ट्रिक्ट से निकलकर वो व्यक्ति राजस्थान होकर मध्य प्रदेश आया, और होशंगाबाद या हरदा में उन्होंने अपना घर बनाया। उसके बाद वो हरसूद में आकर बस गए। तो वो बड़ी, मेरे ख्याल से उस समय वो 75 वर्ष के थे। मैंने उन पर एक स्टोरी की थी, और वो किताब में एक लंबा चैप्टर भी उन पर है। तो वो अपने जीवन काल में दूसरी या तीसरी बार विस्थापित होते हुए, रोते हुए उन्होंने अपना पूरा घर दिखाया, जो उन्होंने 50 के दशक में बड़ी उम्मीदों से बनाया था पाकिस्तान से विस्थापन होने के बाद। ऐसी कहानियां थी। मुझे अभी बताते हैं कि एक मंदिर अभी भी वहां पर है, जिसमें मंगलवार शनिवार जो बच गया है, धूप से कुछ बचा हुआ है वहां पे, तो वहां लोग जाते हैं अब भी। मुझे अभी याद है कि मैंने वो स्टोरी भी की थी, वो मानवीय स्थिति थी जब सब लोग अपना अपना मुआवजे के लिए कर रहे थे, और मंदिर का मुआवजा मिला नहीं था। और आखिरी में जब सब लोग चले गए, एक एक करके भगवान को अकेला छोड़ के भी चले गए थे वहां पर, वो भी स्थिति हमने देखी। बहुत ही हमने ये भी देखा उस वक्त में मैंने कि जब विसंगति आती है, विपदा आती है, तो किस तरह से एक सामाजिक जो ढांचा होता है वो भी किस तरह से टूटता है। मैंने देखा था उस वक्त मुआवजा मिला था विजय भाई, मैं पहुंचा था। ये उस दिन का मुझे किस्सा आज भी याद है कि शराब की दुकान पे बड़ी भीड़ थी दिन में, बोले इनको अभी नगद मुआवजा मिला है पूरे शहर को। तो ये जो लोग जो लड़के जो चोरी छुपे खरीदते थे, इनकी सब वो टूट चुका है, क्योंकि अब उन्हें किसी की शर्म बाकी नहीं रही। तो बहुत सारे पहलू थे। एक बात और आपको याद होगी कि जिन लोगों को मुआवजे की राशि अपनी जमीन या अपने मकानों का मिला, और उन्होंने बड़ी संख्या में बाइकें खरीदी थी, और बाइकें चलाना नहीं आता था, तो एक चालक को वो रखते थे, ड्राइवर रखते थे। वहां पे एड लिखा था कि मोटरसाइकिल के लिए ड्राइवर की आवश्यकता है, इस तरह के वहां पे वो हमने लगे देखे। मेरी एक शिकायत जरूर वहां के आसपास के इलाकों के लोगों से रही कि हरसूद के लोग जब विस्थापित होकर अपने रोजगार व्यवसाय के लिए आसपास के कस्बों और शहरों में गए, जैसे खिरकिया, हरदा, खंडवा, तो वहां के लोगों ने उनके मकान के किराए मनमाने वसूल किए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। समाज का इस समय एक सकारात्मक ढंग से उनको मददगार का एक रुख होना चाहिए था कि जो किराया वाजिब है वो लो। लेकिन बाहर के कस्बों और शहरों में ये छवि बनी कि इन लोगों को बड़ा लाखों करोड़ों का बड़ा मोटा मुआवजा मिला है, और ये लोग विस्थापित होके आ रहे हैं। तो खिरकिया में, खंडवा में, हरदा में लोगों ने बहुत मनमाने मुआवजे वसूल किए थे। ये बहुत अमानवीय समाज का एक चेहरा, प्रशासन की जो कमियां हैं या उनके नीतियों के क्रियान्वयन में जो खामियां हैं और जो भ्रष्टाचार है, वो तो एक बार माने कि वो है ही, लेकिन समाज के लोगों को भी क्या एक सकारात्मक और बहुत अच्छा सहायता का या एक सहायक के रोल में नहीं आना था कि उनको बसाने में? वो 1000 मेगावाट बिजली के लिए बाहर निकले थे, और इस बिजली का मजा दूसरे लोगों को लेना था। तो उन दूसरे लोगों को जो आसपास के कस्बों और शहरों के थे, क्या ये दायित्व नहीं था उनका कि जो वाजिब है, जो वाजिब है किराया मकानों का, या अगर कोई प्लॉट खरीद रहा है तो जो उसकी वाजिब कीमत है वो लो। लेकिन आप ये मान के कि ये लाखों करोड़ों कैश लेकर आए हैं मुआवजे के, तो इनसे कोई भी मनमाने प्रॉपर्टी के दाम बढ़ा दिए, किराए के दरें बढ़ा दी, तो ये समाज हमारा क्या चेहरा दिखा रहा था अपना? तो केवल सरकार को दोषी ठहराना, सरकारी अफसरों को या नेताओं को दोषी ठहराना एक ठीक है, वो करते हैं, सब लोग करते हैं, और उनको भी लगता है कि यार हमको गालियां पड़ेंगी ही, अब ऐसा मामला उलझ गया है। लेकिन समाज क्या कर रहा है, हम और आप क्या कर रहे हैं? इसके अलावा जो वहां पे जो एक बात निकल के जो हमने देखी, जिसके ऊपर आपने लिखा भी अपनी किताब में और हमने रिपोर्ट भी किया था, कि वहां के लोगों ने सब मिलजुल के कि चलिए बाहर के हमें किसी आंदोलनकारी की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें हमारी बातों को रखने के लिए उन्होंने 56 लोगों की एक समिति बनाई थी।
जिसमें नेता भी थे, वरिष्ठ लोग भी थे। आपको याद होगा, आपने भी इसके ऊपर खबर भी आपकी किताब में जिक्र भी किया है। वो सारे लोग, वो 56 लोग, वो सबसे पहले उन लोगों में शुमार थे जिन्होंने उस पूरे शहर का लोगों का, आम लोगों का साथ छोड़ा और सीधे उठ के सरकार के पाले में हो। और सरकार ने भी उसी नीति के तहत कि सबसे पहले इन्हीं लोगों का मुआवजा क्या है, पहले उस पर जरा फोकस कर लिया जाए, और उनसे यह कहा गया कि आपको बाकी लोगों की क्या पड़ी है। हमारे समाज का वो चेहरा हमें जो देखने को मिला कि आप तो अपने मुआवजे की बात कीजिए, आपको बाकी लोगों की क्या पड़ी है। जरा कल्पना कर लीजिए विजय भाई कि उस वक्त उन 56 लोगों के 56 जो नेता थे, जो शहर के बड़े नेता थे, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता थे, वकील थे, डॉक्टर थे, पत्रकार थे, जो बड़े लोगों की एक समिति थी, अगर उसका जमीर जागृत होता तो मुझे नहीं लगता कि आज जिन विसंगतियों की हम बात कर रहे हैं वो इस स्तर पर हो पाती। आज हम 22 साल बाद जिक्र कर रहे हैं आपस में अपने उसी अनुभव का, तो उसने हमें बताया कि ये जो टेंडेंसी है, ये जो मानसिकता है हमारे भीतर, कि हम ही अपने समाज के प्रति गद्दार हो जाते हैं, लेकिन उसमें मुझे देखने को मिले। लेकिन उसी नगर में धर्मराज जैन जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने अगले लगभग एक डेढ़ दशक तक उन्होंने कोर्ट कचहरी तमाम करने के बाद में लोगों को जितना अधिकतम न्याय दिला सकते थे, या स्वयं के साथ जो अन्याय उनके परिवार के साथ हुआ था, एक प्रतिष्ठित परिवार था, आर्थिक रूप से घोर घाटे में चला गया, अमानवीय विस्थापन के कारण उनके मुआवजों में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन कानून के अधिकारों का सदुपयोग करके उन्होंने समय लगा, संघर्ष किया, प्रतीक्षा की, पसीना बहाया, लेकिन उन्होंने काफी हद तक चीजों को ठीक करने में एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। मेरे ख्याल से, मेरी कई समय से उनसे बातचीत नहीं है, लेकिन धर्मराज जैन का परिवार इंदौर में बसा है, उनके कुछ लोग खंडवा में हैं, लेकिन धर्मराज जो है वो इंदौर में हैं। मुझे बात करे, मेरे भी काफी वक्त हो गया, लेकिन उसके बाद ये मुझे जब इंदौर में थे तो बात हुई थी मेरी भी उनसे, और वो तो उन्होंने एक लंबी लड़ाई भी लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने आरटीआई के जरिए बहुत सारी जानकारियां निकलवाई और वो न्याय दिलाने में काफी मददगार सिद्ध हुई। तो ऐसे लोग भी थे। बिल्कुल। आज 22 साल अपनी जो पूरी फिल्म घूम जाती है जब 22 साल बाद जब आप इस मसले पर हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि करियर में बहुत कम। जी भुवनेश, मैं एक और आपको बता दूं कि जब इस विस्थापन के 2014 में 10 साल हुए, तब मुझे एक फेलोशिप मिली थी, और उस फेलोशिप के तहत मैं कुछ महीनों तक लगातार हरसूद और खंडवा के उन इलाकों में और उन पुनर्वास स्थलों पर वापस गया था, और एक रिपोर्ट मैंने तैयार की थी। अब उस विस्थापन को लगभग 2 दशक हो गए हैं, 20 साल पूरे हो चुके हैं, 22 साल लगभग हो चुके हैं। मैं इस साल अगले कुछ समय मैं फिर से उन्हीं जगहों पर जाने वाला हूं, उन्हीं लोगों से मिलने वाला हूं, और हरसूद 30 जून जो पुस्तक आई थी उसका एक नया संस्करण राजकमल पब्लिकेशन से मैंने बात की है, तो उसका 20 साल बाद हरसूद, 20 साल बाद हरसूद इस शीर्षक से उसका एक पूरा, तो एक रिपोर्टर ऐसा जो अब भले ही किसी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर है, लेकिन उसके भीतर का जो रिपोर्टर है वो मरा नहीं है, और वो उसी मुद्दे को वापस 20 साल बाद रिकॉल करने वाला है, रिविजिट करने वाला है, और एक किताब वापस लाने वाला है। अब हम उसके बदले हुए संदर्भों में हरसूद की पिक्चर को देखने वाले हैं। तो इस साल मेरा लक्ष्य है कि 2026 में मैं इस ग्राउंड वर्क को पूरा करूंगा, और हो सका तो इस किताब के छपने की कुछ प्रक्रिया शुरू हो सके, ऐसा मैं कोई दावा नहीं करता हूं, लेकिन मैं इस तरफ आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर शुभकामनाएं। हुआ तो मैं भी चलूंगा साथ में, अगर आपका आने का उधर जब भी हुआ, क्योंकि वो वाकई एक, आज भी लोग जाते हैं। मुझे बताया गया कि वो जब गर्मियों में पानी उतरता है तो आज भी लोग जाते हैं और फिर बताते हैं वहां पर कि यहाँ पर कभी हमारी जो है अपने, अब उनके जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जहाँ बच्चे बाद में जन्म लिया जिन बच्चों ने 2004 के बाद में, तो जाकर उन्हें बताते हैं कि यहाँ हमारी दुकान कभी हुआ करती थी, यहाँ कभी हमारा मकान हुआ करता था, यहाँ कभी हमारी जमीन हुआ करती थी, यहाँ कहीं हमारी स्कूल हुआ करती थी। आज भी मैं देख रहा था कि एक बड़े अखबार ने ड्रोन से पूरा व्यू लिया और फिर वहां से उस दबी हुई यादों के भीतर। लेकिन बहरहाल एक बड़ा उदाहरण है हमारे देश ने, हमारे हरसूद के लोगों ने जिस तरह से हमारे देश की तरक्की के लिए, बिजली के लिए, विकास के लिए अपनी जगह की कुर्बानी दी।
ये वाकई में उससे उसी तौर पर याद किया जाना चाहिए और हरसूद के एक एक बाशिंदे की उस वक्त की उस कुर्बानी को, उस वक्त के उसी त्याग को उस तरीके से याद करा जाना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही था कि इस मसले पर अगर बात की जाए और एक बार उसी दौर को एक बार फिर से हम दोनों भी जी ले, क्योंकि आज 22 साल बाद आप वहां हैं, मैं अपनी लंबी जर्नी करके लौट चुका हूं, तो ये अपने आप में, लेकिन आपके करियर में बहुत कम ऐसे होते हैं जहां आपको हरसूद जैसे असाइनमेंट मिलते हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे मौके रिपोर्टिंग में एक पत्रकार के नाते जीवन में बहुत रेयर ही आते हैं, बहुत दुर्लभ हैं ये। को ऐसा क्या कब होता है कि कोई शहर बांध में डूब रहा हो? ऐसा कब होता है कि हजारों लोग एक साथ विस्थापित हो रहे हों? 1947 में विनाशकारी विभाजन भारत के बाद ऐसी विकास की परियोजनाओं में, खदानों में, शहरों के विकास में, बांधों के निर्माण में देश के अंदर ही ये एक अलग तरह के विस्थापन हुए। जब कोई विस्थापित होके किसी सरहद के दूसरी तरफ नहीं जा रहा है, सब देश में ही हैं, लेकिन अपने हजारों सदियों पुराने जो नगर की बसाहटें हैं और वो एक दिन उनको पूर्ण विराम लगता है और उनकी एक डेडलाइन तय हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये खबरें तो होती हैं और विस्थापन की एक गलत प्रक्रिया के कारण ये मामले बिगड़ते हैं, बदनामियां होती हैं, सरकारों को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है और अंत में एक समय अपने हिसाब से चीजों को ठीक कर देता है। समय सारे घाव भर देता है। आज आप किसी भी परिवार में जाएंगे, मैं 10 साल बाद जब हरसूद के इलाकों में घूमा, तो जैसे तैसे लोग अपनी गृहस्थी, अपने कारोबार, अपनी नौकरी, अपने धंधे, अपने घर मकान बना चुके थे। अब उनमें कुछ लोगों ने अच्छी तरक्की की, कुछ लोग अभी संघर्ष ही कर रहे थे। जिंदगी रुकती कहाँ है? आप देखिए ना, 47 के विस्थापन के बाद भी जो लोग आए उन्होंने फिर अपनी नई इबारत लिखी। बिल्कुल, तो वो तो जिंदगी रुकती नहीं। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। बड़ा एक ऐसा था ये कि हम घंटों इस पर बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई समय की सीमा ही नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी यादें हम सब उससे जुड़ी हुई। लेकिन एक बार इसी नोट के साथ कि उन हरसूद के तमाम लोगों के लिए पूरे हमारे प्रदेश को तो एहसानमंद होना ही चाहिए। हरसूद के अलावा इंदिरा सागर बांध परियोजना के जो विस्थापित हैं, जिन लोगों ने, जिन छोटे छोटे गांव के लोगों ने, जिन्होंने विस्थापन का जो प्रक्रिया को झेला है, वो चाहे हरसूद हो, इंदिरा सागर बांध के वजह से 195 गांव हो, ओंकारेश्वर बांध परियोजना की वजह से विस्थापित हुए हों, या सरदार सरोवर बांध की वजह से, ये नर्मदा नदी पर तीनों परियोजना में जो विस्थापित हैं उनमें मध्य प्रदेश के ही हैं। अन्य किसी प्रदेश में नहीं हुआ है विस्थापन। उसका फायदा भले ही सरदार सरोवर का फायदा महाराष्ट्र और गुजरात को मिलेगा, लेकिन जो विस्थापन है वो 100% मध्य प्रदेश का रहा। तो मध्य प्रदेश के उन सभी लोगों के लिए कम से कम पूरे कृतज्ञ होना चाहिए। मध्य प्रदेश के तमाम बाकी दूसरे लोगों को उसी सम्मान की नजर से देखना चाहिए। इस नजर से नहीं देखना चाहिए कि इनको तो मुआवजा मिल गया, जैसा कि आपने कहा था। जी बिल्कुल। बहुत, तो आपने जिस तरीके से देखा, हरसूद 30 जून एक याद का सिलसिला है। 22 साल हो चुके हैं। 22 साल के बाद हरसूद के जो लोग स्थापित हुए, अब जिंदगी चलती रहती है, वो सभी जगह अब स्थापित है अपनी अपनी जगहों पर। कुछ हो गए, कुछ संघर्षरत हैं, यही जिंदगी का फलसफा है। हमने जो उस दौर में जो कुछ कवर किया, उससे आज 22 साल बाद याद किया। आपको कैसा लगा ये यादों से जुड़कर? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।